आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सिंगरौली भाजपा के वरिष्ठ और युवा नेता संजीव अग्रवाल की, जो 30 वर्षों से ज़्यादा समय से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की जो जिम्मेदारियां मिल रही हैं उससे बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर हटकर वो अपने आप को नेता नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं वो सिंगरौली के बेटे हैं। और उनका जो जज्बा है वो सिर्फ इतनी है कि वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर उनके दुख में उनके साथ खड़े दिखाई दें। और यही वजह है कि आसपास की श्रमिक बस्तियों में लोगों की ज़रूरतों पर वो अक्सर खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में जो एक नाम आ रहा है, जब विधानसभा चुनाव करीब है तो जो एक प्रत्याशी का नाम आ रहा है उसमें संजीव अग्रवाल को लेकर भी बातें हो रही हैं। आखिर किसके नाम पर मुहर लगता है ये तो शीर्ष नेतृत्व को ही देखना है, लेकिन जनता के बीच में वो जिस तरह से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी हर ज़रूरतों के लिए खड़े रहे हैं, ऐसे में उनको लेकर भी बातें हो रही हैं। अब इस पर भी हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका मकसद क्षेत्रीय जनता की सेवा करना है और नेता के साथ साथ जो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको लेकर उन्हें गर्व होता है कि वो सिंगरौली के बेटे भी हैं। और उनकी जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मदिन से लेकर तमाम दूसरे मौके पर जब वो किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो उसके साथ ये भी ज़रूर कहते हैं कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। यानी पर्यावरण को लेकर सिंगरौली में जिस तरीके से प्रदूषण की ख़राब स्थिति है, इसको लेकर भी वो काफ़ी गंभीर हैं। और ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि सिंगरौली में अगर वो पैदा हुए हैं तो वो कर्जदार हैं, लोगों के बीच में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और भाजपा से उन्हें प्रेम है। 30 वर्षों से लगातार वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जिस जज्बे के साथ वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें एक मौका मिलेगा तो वो इसमें भी खरे उतरेंगे। एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव करीब है तो ये आवाज़ उठने लगी है कि संजीव अग्रवाल भाजपा से सिंगरौली विधानसभा के प्रत्याशी क्यों नहीं होंगे या क्यों नहीं हो सकते। तो इसको लेकर सीधे सीधे उनसे ही बात करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्रीय जनता के मन में जो चीज़ें चल रही हैं उससे वो कितने करीब हैं और क्या शीर्ष नेतृत्व भी उनके तरफ इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एसएनसी न्यूज के माध्यम से सभी आपके श्रोतागणों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई वर्षों से आप लगातार लोगों के बीच में हैं और कहने को तो आप भाजपा के युवा और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जहां पर लोगों के बीच में जाने की बात होती है, समाज सेवा की बात होती है, अक्सर लीक से हटकर आप लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे में लोग आपको जिस तरीके से लगातार पिछले बार भी ये मांग उठ रही थी और अब तो जोर शोर से उठ रही है कि इस विधानसभा में आप भाजपा के जो प्रत्याशी चेहरा है वो हो, तो इसको लेकर जो जनता का एक जो मत दिखाई दे रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, उसको कितना सम्मान दे रहे हैं। देखिए, सम्मान की अगर बात करें तो जनता का सम्मान नेता और बेटा के नज़र में हमेशा बड़ा होता है और हमेशा प्रभावी होता है। जनता यूं ही सम्मान नहीं देती है, जनता यूं ही मांग नहीं करती है। जैसा आपने कहा, मैं ज़मीन स्तर पर उतर करके समाज के बीच में जा कर के जाति पात धर्म पंथ इन सब से ऊपर उठ करके उनके बीच में जा कर के लगातार मैं काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं करता हूँ। मुझे जाति पात का कभी द्वंद्व नहीं रहा मेरे अंदर, कहीं भी लेकर के सामाजिक रूप से यह नहीं रहा कि फलाने जाति का व्यक्ति तो इसका काम नहीं होना चाहिए। मेरी जितनी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से बढ़ कर के मैं सामने वाले की मदद करने की कोशिश करता हूँ। भाजपा में वैसे तो काफ़ी अनुशासन की बात की जाती है, लेकिन खास तौर से जब विधानसभा चुनाव, मेयर का चुनाव या फिर तमाम दूसरी चीज़ें जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेहरे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे में आपका ध्यान प्रोजेक्शन पे नहीं होता है बल्कि काम पर होता है। लेकिन जिस तरीके से एक विरोध दिखाई देता है, कई बार जो अच्छे लोग हैं वो सिमट के रह जाते हैं। ऐसे में क्या इसे आप कहते हैं कि ये पार्टी के लिए क्या अच्छा संकेत है? देखिए, विरोध कुछ नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में चाहे स्थानीय स्तर पे लें, चाहे जिले स्तर पे लें, चाहे लोकसभा स्तर पे लें, चाहे विधान संभागीय स्तर पे लें, चाहे प्रादेशिक स्तर पे लें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे लें, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नेता
चाहता है कि मुझे एक काम करने का उचित मंच मिले, जिसके माध्यम से हम समाज के बीच में जा कर के समाज के हित में और इस क्षेत्र के हित में कुछ हम अच्छा काम कर सकें। मन में एक बार कई भावनाएं रहती हैं कि मैं पर्यावरण को लेकर काम करूंगा, मन में भावनाएं रहती है कि मैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के काम करूंगा, यहाँ के आवागमन यातायात व्यवस्था को लेकर के काम करूंगा और रोजगार को लेकर के भी मेरी ये कार्य योजना होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सब योजनाओं पर आपके पास जब तक पावर नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर नेता चाहता है कि एक प्लान वे बना कर, मैं तो अपनी बात करूं तो मैं एक प्लानिंग बना करके ही राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं। पर्यावरण की बात आपने किया, एक बहुत अच्छी बात देखी गई है कि जब किसी का जन्म दिवस रहा है या कुछ विशेष दिन रहा है तो आपकी शुभकामनाएं अगर सिंगरौली में लगभग लोगों को मिलता रहा है, लेकिन उस जो प्रयास रहा है आपका, जो शुभकामनाएं रही हैं, उसमें जो सबसे विशेष रहा है वो ये रहा है कि आप ये कहते रहे कि कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाएं। तो जिस तरीके से आप संदेश देते रहे हैं, अगर वाकई में लोग इसको लेकर गंभीर होते तो आज सिंगरौली में चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती। तो ये जिस तरह का प्रयास है ये वाकई में सराहनीय है। तो पर्यावरण की स्थिति यहाँ पर किस तरह की है, किसी से छिपी नहीं है। जो प्रदूषण की स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ये एक चुनावी मुद्दा, ये सारी चीज़ों से अलग हटकर वर्षों से आप लोगों को शुभकामनाएं जो भी देते रहे हैं, उसमें ये संदेश भी रहा है कि अपने आसपास की चीज़ों को हरा भरा रखना है और सिंगरौली में प्रदूषण के ग्राफ को कम करना है, तो कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये एक जो संदेश सा दिखाई देता है, ये मन में कहाँ से आया, जो यहाँ की स्थिति है उसे देखकर या क्या? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मेरे लिए कोई कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा कि मैं लोगों को कहूं कि पौधे लगाओ, उसको बड़ा बनाओ, फलदार पौधे लगाओ। मेरे लिए ये क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। मैं जहां देखता हूं, मैं कभी सुनता हूं न्यूज़ के माध्यम से कि यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरे तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं विकास के साथ विनाश होते हैं, लेकिन उन विनाश को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कई ऐसे प्लानिंग होने चाहिए। तो मेरा जो अभी आग्रह होता है, सिर्फ आग्रह ये होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मैं पावर में आ जाऊं तो मैं अधिकारियों कर्मचारियों या इस क्षेत्र में जितने कंपनीज़ हैं इनको बोल करके, जिस तरह से मैं पेपर में पढ़ता हूं कि 1 लाख पौधे लग गए, 2 लाख पौधे लग, लेकिन जब उसको धरातल पर मैं देखता हूं तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। मुझको लगता है कि इस पर एक बड़ी प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग बना करके काम करना चाहिए। और जब अंतिम में जब 5 साल बाद इसका जो टेंडर हुआ है उसका 5 साल बाद जब फाइनल भुगतान जब ठेकेदार को हो, तो उस पौधे का लंबाई, ऊंचाई, मोटाई सबको देख करके ही उसका पेमेंट करना चाहिए। तो इससे आने वाले जो समय पे कहीं ना कहीं जो आज जिस प्रदूषण को लेकर, देखिए हम यहाँ इस क्षेत्र में कोयला है, कोयले का खनन होगा ही और उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है। अगर कोयले का खनन नहीं होगा तो फिर बिजली नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर कोयले का खनन होगा तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं, मैं कोयले का खनन भी नहीं हम सब रोक सकते हैं, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है, जैसे पौधे हम लगाते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि लगभग जैसा कि आपने बताया कि 30 वर्षों से ज़्यादा समय से आप भाजपा में हैं और जिन भी पदों को आपको दिया गया आप उसका निर्वाहन कर रहे हैं और जनता की इच्छा भी लगातार है कि आपको जो है यहाँ पर एक बेहतर नेतृत्व भी मिले। लेकिन इस 30 वर्षों में आखिर स्थितियाँ आपके मुताबिक एक बेहतर स्थिति तक क्यों नहीं पहुँच पाई, इसमें क्या कमियाँ लग रही हैं? देखिए, मैं आपको एक तो बिल्कुल खुले मन से बता रहा हूँ, जनता और पार्टी ने मुझे अभी पिछले पंचवर्षीय में नगर निगम का मुझे पार्षद का टिकट दिया था पार्टी ने, और मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, भाजपा का जिला मंत्री बनाया, भाजपा का मध्य प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक रीवा संभाग का प्रभारी बनाया और मुझे टिकट भी दिया और टिकट में अध्यक्ष का हुआ ही आप लोग को मालूम ही है। लेकिन किसी कारणों से अध्यक्ष मैं नहीं बन पाया। वो तो होता रहता, छोटा चुनाव था, 28-30 लोगों का चुनाव था। लेकिन मैं वहीं जनता के तरफ, जनता के साइड से अगर मैं बोलूँ, मेरे 40 नंबर वार्ड में 3000 वोट पड़े थे। 3000 वोट में 2050 वोट जनता ने मुझे दिया था, 2000 वोट दिया था, मतलब 1 साइडेड वोट था ये। और
जनता ने जिस उम्मीद से मुझे अपने वार्ड में वोट दिया था, उस उम्मीद पर मैं खरा भी उतरा। मतलब मैंने कई ऐसे टफ काम पर ध्यान दिया जहाँ पे लोग कहते थे कि ये काम मुमकिन नहीं है, लेकिन उन कामों पर भी मैंने टारगेट किया और उन कामों को मैंने किया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि कोई बड़ा पावर पद आपके पास रहता है तो काम करने में आसानी होती है। जैसे मेरी सोच है, जैसे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए सोच है, व्यापार भी युवाओं का बढ़ना चाहिए, युवाओं को रोज़गार भी मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ सबको अगर व्यापार में रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो कुछ लोगों को रोज़गार की तरफ भी हमारा डाइवर्ट करने का मन है कि मतलब कुछ लोग रोज़गार की तरफ भी जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत रोज़गार ऐसे हैं जिनको करके युवा आगे बढ़ सकते हैं। उनके पास कई देखिए, अपोजिशन की बात करें तो आप किसी को भी आप गलत ठहरा सकते हैं कि सरकार कुछ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन अगर हम ज़मीन और धरातल पर जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि कई रोज़गार ऐसे हैं जिनको आज युवाओं को करना चाहिए और उसको करके आगे बढ़ना चाहिए। और सिर्फ अगर हम 15,000 की नौकरी ओबी में ढूंढने की बात करें तो 15-18 हज़ार से की नौकरी ढूंढने की जगह पे मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे युवा साथियों, रोज़गार आप सब नौकर बनने की जगह पर मालिक बनना सीखिए। मालिक बन करके रोज़गार देने की बात कीजिए। रोज़गार एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ बिजनेस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के सामने एक संकट ये आता है कि उनके पास उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं, फंड नहीं होते हैं। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप कभी ज़मीन पर जाकर देखिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख रुपए की घोषणा की है, अभी कल अपने जन्मदिन पर उन्होंने, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन की उन्होंने घोषणा की है। और ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, एनालिसिस किया है और कई लोग को मैंने देखा है कि लिए भी लोग और अच्छा जो ले करके अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे हैं तो उसको पैसा चुकता भी करते हैं और उससे और ज़्यादा पैसा लेकर के आगे भी बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा ये आपसे है कि मान लिया जाए कि सिंगरौली विधानसभा के आप प्रत्याशी होंगे, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि सिंगरौली में ऐसा क्या होना चाहिए जो अभी भी लग रहा है कि कमियां हैं? जिला बनने के बाद बहुत सारी प्रगति, डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी नज़र में लोगों के बीच में ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको लगता है कि प्रायोरिटी में ये काम हुआ नहीं है और होना चाहिए? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं, सिंगरौली जिला बना, यह सबसे बड़ा एक शिवराज जी की देन थी सिंगरौली के लिए, क्योंकि मुझे याद है कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही थी, कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि सिंगरौली जिला बने। तो जिस दिन सिंगरौली जिला बना है उस दिन से सिंगरौली के विकास की रफ्तार तेज हुई है। और आज मैं आपको बता दूं, आज अगर ज़रूरत की बात करते हैं, काफ़ी कुछ हुआ भी काम, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे जो लगता है आज यहाँ पे 2-4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम कहें तो आज यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के, आज किसी का एक्सीडेंट, देखिए ये क्षेत्र जो है एक्सीडेंटल जोन में आता है, आज किसी को न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल में एक भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे और मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे अपना एनसीएल का यहाँ पर नेहरू हॉस्पिटल हो, इन हॉस्पिटल जैसे नेहरू जिस तरह से जितना बड़ा स्वरूप लेकर के बना है, अगर हम चाहें तो कोई भी बाहर के जो बड़े कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल का खोले हुए हैं दिल्ली, भोपाल और इंदौर, इन जगहों पर, उन सबको भी इनवाइट करके यहाँ पर आधा कुछ पार्ट उनको दे करके भी काम आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा की अगर हम बात करें, आज जैसे +2 तक के लिए, 12 तक के लिए हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह गवर्नमेंट के हों। जैसे एक्सीलेंस स्कूल वगैरह में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ से बच्चे आगे निकल भी रहे हैं। लेकिन +2 के बाद की शिक्षा के लिए यहाँ पे कई चीज़ों की व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी। तो CMRI स्कूल, बगल में DPS है, DAV है और गवर्नमेंट स्कूलों की गुणवत्ता को भी सुधारा जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी जो शिक्षा की ज़मीनी स्तर पे बात हो रही है उसमें कमी है? नहीं, मेरी बात का मैंने कहा कि +2 तक के लिए काफ़ी कुछ सुधार हो रहे हैं और दिख भी रहा है, लेकिन +2 के बाद की जो व्यवस्था है, उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस शिक्षा के लिए हम सबको एक प्लानिंग वे में काम करना होगा। ये तो इंडस्ट्री है, तो माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें तो यहाँ आ ही रही हैं। नहीं, अभी उसको गति दे करके जल्द से जल्द स्थापित करवाना होगा, क्योंकि देखिए समय बीत जाने के बाद फिर जब होता है तब तक कई बच्चे बाहर निकल चुके होते हैं और कई लोग जो चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता है,
इसलिए मेरी इच्छा है कि उसको गति दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रगति के दौर में इसको बेहतर से बेहतर एक जेट इंजन बना सके। देखिए, मैं आपको मास्टर प्लान है आपके पास? मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं उद्योग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था। उस वक्त मैंने, आज भी मेरे पास वो पत्र पड़े हुए हैं, पटवा जी की सरकार थी उस वक्त भी मैंने, उमा जी की भी सरकार आई थी, उस वक्त भी मैंने पत्र दिए थे। पटवा जी की गवर्नमेंट में भी हमने पत्र दिया था कि इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके यहाँ उद्योग लगाए जाए। माड़ा जो गुफाएं हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। ये सब के मेरे पास आज भी कागज़ पड़े हुए हैं और वहाँ से जवाब भी आया था। मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई भी पत्राचार करते हैं सरकार के साथ, तो कोई भी पत्राचार का जो नतीजा होता है वो आज नहीं तो कल निकल के आता है। अगर हम कुछ न करें, लगातार सिर्फ पत्राचार ही करें, डेली एक जिम्मेदार बना करके एक आदमी फिट कर दे, भैया तुमको ये पत्र लिखना है, मुझसे ये साइन ले लो, तो सरकार, कोई भी सरकार हो, उसका कान कहीं ना कहीं वो कुरेदते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके कान में बात जाएगी और वो बात को आगे होगा। तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी कई चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बोले कि NH39 की बात होती है, NH39 के लिए सांसद जी स्वयं लगी हुई हैं, कई बार लगी हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस क्षेत्र में भी अगर हम बोलें तो कई जगह पे जैसे कनेक्टिंग रोड्स हैं, कनेक्टिंग सड़क हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मुझे जो समझ में आता है, गुणवत्ता को लेकर के, मैं रोड देखता हूँ कि आज बनती है, 2 साल फिर उखड़ जाती है। तो इस पर इंजीनियर्स को भी ध्यान देना चाहिए और लीडर्स को भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपने किया तो उसकी एक टीम बना करके उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम बना के रख दो कि उसकी मॉनिटरिंग भी करो कि काम पूरा अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भी संज्ञान में ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी इस समय लड्डू और झाड़ू बांटने की होड़ चल रही है, लुभावने वादों की होड़ चल रही है, भाजपा की तरफ से क्या दिया जा रहा है? भाजपा की तरफ से विकास दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास देने और विकास करने पर भरोसा रखती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास भी कर रही है और विकास दे भी रही है। आज अगर मैं, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि, धर्मभूमि सब कुछ यहीं रही है, मैं देखता हूँ, मैं जिस स्वरूप को आज से 25-30 साल पहले मैंने देखा था, उस स्वरूप से बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप नज़र आता है। अचानक कभी कोई बाहर से आ जाए तो उसको सिंगरौली का चकाचौंध देख करके वो खुद नहीं समझ पाता है कि मैं किस सिंगरौली में आया हूँ, जिस सिंगरौली को उसने आज से 25-30 वर्ष पहले देखा था। ये ज़रूर है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वह उस टाइम की समस्याओं को देखी नहीं थी, तो उसको लगता है कि वो आज इंदौर, भोपाल और बड़े दिल्ली और इन शहरों, हैदराबाद के शहर के तुलना में सिंगरौली को देखना चाहता है वो। और मैं चाहता हूँ कि यह क्षेत्र हैदराबाद, दिल्ली और बॉम्बे, सिंगरौली, भोपाल और इन सब तर्ज पर आगे विकास भी करे और विकास करेगा। यानी लड्डू जरूर खाए, झाड़ू जरूर रखे, लेकिन विकास की जो प्राथमिकता है उसे नजरअंदाज ना करे। जी। तो अब देखना यह है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या इन्हें एक मौका देता है कि ये बेहतर तरीके से सिंगरौली के लिए कुछ कर सकें, जिसके लिए ये कहते हैं कि वो सिंगरौली में पैदा हुए हैं, इसलिए वो सिंगरौली के कर्जदार हैं और वो कुछ बेहतर करके ना सिर्फ इस कर्ज को उतारना चाहते हैं, बल्कि लोगों की सेवा कर ये दिखाना चाहते हैं कि उनका बेटा अगर उसे मौका मिला तो वो हर किसी के आंसू पोंछ कर, हर बेरोजगार भाई को रोजगार दिलाने की स्थिति में पहुँच करने का जो एक सपना देखा था, उसे साकार करने की स्थिति में पहुँच रहा है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।